हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट सीडीपी की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। इससे पहले आपको जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग, इन तीनों के सिद्धांत जो हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं हमने कर लिए हैं। तो जिसने वो क्लासें नहीं देखी हैं एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके 2-2 क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और पिछली बार के पेपर उठाकर देखिए सीडीपी के आप, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी सीटेट की शिफ्ट का एग्जाम्स नहीं जिसमें हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि से सिद्धांत ना आया हो। तो यहाँ से 2 नंबर तो पक्के हैं आपके। इसके अलावा भी यदि पेडागोजिकल बेस यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं तो 3 क्वेश्चन भी यहाँ से कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, जैसे आपके थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया एक, ठीक है। इसके बाद एक कारक द्विकारक सिद्धांत हो गए स्पीयरमैन के, मतलब द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का हो गया, ठीक है। इसके अलावा अन्य जैसे स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत होता है। ये सारे सिद्धांत आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो उसी तरह से जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया है? आपका हार्वर्ड गार्डनर ने ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया और इसमें क्या कहा है। तो आपको बता दें कि इन्होंने ये सिद्धांत सन 1983 में दिया था। जब इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था उस समय इन्होंने बताया था कि बालक में 7 प्रकार की बुद्धि होती हैं, मतलब 7 बुद्धियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो 7 बुद्धियाँ होती हैं सभी विकसित नहीं होती। केवल एक जो बुद्धि होती है वातावरण अनुकूल होने के कारण वो ज़्यादा विकसित हो जाती है, ठीक है। अन्य बुद्धियाँ विकसित होती हैं लेकिन कम मात्रा में। लेकिन बाद में इन्होंने सन 1998 में बुद्धि का 8वां प्रकार बताया। तो ये पूछा जाता है कि बुद्धि का 8वां प्रकार कौन सा है। तो बुद्धि का 8वां प्रकार इन्होंने सन 1998 में बताया और उसका नाम है प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। और सन 2000 में एक और बुद्धि का इन्होंने प्रकार बताया, जो 9वां प्रकार था बुद्धि का, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो याद रखना, जब इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस समय कितनी बुद्धि बताई? 7 बताई। इसके बाद सन 1998 में 8वीं बुद्धि का प्रकार बताया, प्राकृतिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। और इसके बाद 9वां प्रकार का बताया 2000 में, कौन सा? अस्तित्ववादी बुद्धि। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। जिससे वर्तमान में इनके सिद्धांत में कितनी बुद्धियां हो गई हैं? 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई हैं। अब इनकी एक बुक है, वो भी आपको याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इस सिद्धांत का जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम भी याद रखना और इनकी बुद्धि कितनी है ये भी आपको याद रखना है। अब इनके सिद्धांत का यदि हम सार समझें अपनी भाषा में कि ये सिद्धांत है क्या, इन्होंने क्यों ये सिद्धांत दिया और क्यों ये मान्य है, ठीक है। तो इन्होंने बुद्धि में मतलब कहीं कहीं आपको 10 बुद्धि भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्तमान में हम 9 बुद्धि ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुद्धि 10 प्रकार की योग्यताओं से बनी होती है। इन्होंने कहा है कि जो हमारी बुद्धि है वो 10 प्रकार की योग्यताओं से बनी होती है और हर व्यक्ति में सभी योग्यताएं होती हैं। मतलब 10 योग्यताएं हैं, मतलब मान के चलिए कि हमारे पास ऐसी बुद्धि है जिससे हम 10 काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई काम हम कर लें और कोई छोड़ दें, ऐसा नहीं है, सब हम कर सकते हैं। लेकिन जिस योग्यता के प्रति हमें ज़्यादा अच्छा वातावरण मिल जाता है उसके प्रति हमारी जो बुद्धि है वो अधिक विकसित हो जाती है। तो आपको बता दें, मान के चलिए हमारे पास हम सबसे अच्छा गणित में कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे अच्छा जो है गणित में कर सकते हैं, हर बार गणित में अच्छे नंबर लाते हैं। लेकिन हम बुद्धि जो हमारी बुद्धि है वो गणित में अच्छा वातावरण मिला, इस कारण से क्या हो गई? विकसित हो गई गणित के प्रति। लेकिन जो विज्ञान है हमारा, इसके अलावा आपका जो संस्कृत है, इसके अलावा आपका हिंदी है, तो इसमें कम विकसित है, लेकिन कम विकसित है क्योंकि इनके प्रति हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा विकसित नहीं हुआ और ना ही इन पर गया। ज़्यादा मात्रा में हमारा जो ध्यान है वो कहाँ गया? गणित पर। इस कारण हम गणित को अच्छा कर सकते हैं। तो यही है आपके दैनिक जीवन के साथ में कि आपको जिस तरह की बुद्धि के प्रति आपको जो वातावरण अधिक मिल जाता है तो वो सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है। जैसे लता मंगेशकर की हम बात कर लें तो उनके लिए वातावरण जो है किसके प्रति अच्छा मिला? उनके लिए संगीत
संगीत के प्रति अच्छा वातावरण मिला, इस कारण से वो उसमें क्या हो गई, मतलब महारत हासिल कर ली। ठीक है, इसी तरह से जिसके प्रति मतलब जिस व्यक्ति के पास में जिस भी प्रकार की बुद्धि का वातावरण मिलता है वह बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। तो यही इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि ये जो 10 प्रकार की इन्होंने बुद्धियाँ बताई हैं, 9-10 प्रकार की, तो उनमें से एक व्यक्ति केवल एक बुद्धि के बारे में अधिक विकसित हो जाता है, एक बुद्धि उसकी अधिक विकसित हो जाती है और वह उसी क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका जो सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी व्यक्ति पर लागू होता होगा, नहीं, संसार के जितने भी व्यक्ति हैं सभी की विलक्षणता पर यह बल देता है। ठीक है, अब एक मान के चलिए कोई पागल व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि ये पागल है तो इसके पास बुद्धि नहीं है। हो सकता है कि ये पागल व्यक्ति इतना अच्छा गाता हो कि जो अच्छे लोग हैं वो भी इससे पीछे हों। तो जरूरी नहीं है कि कोई यदि विशिष्ट बालक हैं तो वो कार्य अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में उनकी जो बुद्धि है वो अत्यधिक विकसित होती ही है। ठीक है, तो इसी कारण इनका जो सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षणता पर बल देता है। ये तो हुआ इनका बेसिक। अब हम जानेंगे कि इन्होंने जो 9 प्रकार की बुद्धि बताई हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस व्यक्ति के पास में शाब्दिक बुद्धि सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ऑप्शन देंगे कवि, वकील या इसके अलावा शिक्षक, इंजीनियर। तो जब आपको सारी बुद्धियाँ और उनके प्रकार पता होंगे कि किसके पास में कौन सी बुद्धि होती है तो आप इनके आंसर आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन्होंने सबसे पहली जो बुद्धि बताई, मतलब इनका कोई क्रम नहीं है, इन्होंने प्रारंभ में जब सिद्धांत दिया तब 7 बुद्धियां बताई थी। तो पहली बुद्धि इनकी है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। अब आपको बता दें कि आपको यहाँ पर कभी कभी रिपीट भी हो जाएगा, जैसे यहाँ कवि हो गया। ठीक है, तो कवि शाब्दिक बुद्धि में भी आ गया और अन्य बुद्धियाँ जो होंगी तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आप ये ना कहें कि ये यहाँ भी है और वहाँ, ऐसा फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा ऑप्शन नहीं देते हैं कि दो फंस जाएं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखते हैं शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, नाम से ही स्पष्ट है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, मतलब जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो पाए वो इस श्रेणी में आते हैं। अब कैसे, यहाँ अपनी भाषा में यदि हम कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो आपको शब्दों के माध्यम से रुला दें, शब्दों के माध्यम से हंसा दें, शब्दों के माध्यम से आपको मायूस कर दें। ठीक है, सुख दुख, मतलब जो शब्दों के माध्यम से आपको अपनी कैटेगरी में लपेट लें, वो आते हैं शाब्दिक बुद्धि में। मान के चलिए कि हम कुछ यहाँ कवि देखिए। ठीक है, कवि, अब आप कहेंगे कवि कैसे शाब्दिक बुद्धि में आ गए, तो आपको बता दें कि जो कवि हैं वो इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, इतनी अच्छी कविता, जैसे कभी वो पढ़ रहे होते हैं कविता और हम सुन रहे हैं, तो उस कविता का जो भाव होता है वो इस तरह से या तो हमें प्रसन्नता देकर जाएगा या फिर हमें भाव विभोर कर देता है शब्दों के माध्यम से। और कविता में केवल शब्द ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इतना अच्छा शब्द का संग्रह किया गया है कि हम उनके प्रति क्या हो जाते हैं, उनके प्रति उनके प्रति हम क्या होते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और हमारे मन में अच्छे तरीके से भाव जो है वो प्रदर्शित होने लगते हैं। तो ये कवि हो गया। इसके पास में कौन सी बुद्धि होती है, शाब्दिक, मतलब शब्दों के माध्यम से हमें रुला सकता है, हंसा सकता है। इसी तरह से जो वकील होते हैं, और वकील के पास में भी कैसी बुद्धि है, शाब्दिक, मतलब वकील जो होते हैं तो वो भी बहुत अच्छे भाषाई बुद्धि का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तभी तो बड़े बड़े केस सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमें शब्दों में लपेट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेखक भी लेखनी के माध्यम से, मतलब इतना अच्छा लिखते हैं, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कि उसमें भी हम फंस जाते हैं। पत्रकार हो गए। ठीक है, कभी कभी इतनी दुर्घटनाग्रस्त न्यूज आ जाती है कि हम देखकर उसमें हमें आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी शब्दों का ही खेल है। व्याख्याता हो गए। साहित्यकार, इतना अच्छा हम साहित्य पढ़ते हैं। रचनाकार, रचनाएं लिखते हैं बहुत अच्छी। शिक्षक भी हमें शब्दों के माध्यम से रुला सकता है, हंसा सकता है। कलाकार, धर्मगुरु, राजनेता, वक्ता, ये सारे आपके भाषाई बुद्धि में। बस आपको याद रखना है कि वे व्यक्ति जो हमें अपने शब्दों में या अपनी भाषा के माध्यम में अपने जाल में फंसा लें, वो सारे शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। बस आपको यहाँ याद रखना है सेप्चुअल इंटेलिजेंस जो होती है, जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार अर्थात प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होती है। अब यहाँ आपको स्थान से मतलब नहीं है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि में आपको ये स्थान विशेष नहीं मानना है, यहाँ दृश्य से संबंधित है। स्थानिक बुद्धि क्या कहलाती है, आपको एक एग्जाम्पल दें यदि हम,
कि एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाता है। क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। तो जैसे कार्टून हो गए, तो आपने कार्टून तो देखे होंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा कार्टून में कि उसकी आंखें जो हैं वो पाँव के इधर आ गई हैं और जो पैर हैं वो सिर के इधर? ऐसा कभी नहीं बनाते, क्योंकि स्थान का विशेष ध्यान रखा जाता है, चाहे कैसी भी संरचना दे दें उसे। ठीक है, तो याद रखना कि स्थान का ध्यान रखते हैं जो, वो कहलाते हैं स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर शल्य चिकित्सक, जैसे जो शल्य चिकित्सक होते हैं उनको स्थान का विशेष ध्यान होता है कि हमें जो चिकित्सा है वो किस स्थान की करनी है। ठीक है, पता चला दर्द पेट में है और पैर की चिकित्सा कर दी, तो ऐसा नहीं, स्थान का ध्यान रख करके ही ये यहाँ पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट, मूर्तिकार। मूर्तिकार कैसी भी मूर्ति बना दें, लेकिन सिर की जगह सिर ही रहेगा, नेत्र की जगह नेत्र रहेंगे, पैरों की जगह पैर रहेंगे। उसका जो ढाल चाल है वो भले ही कैसा हो, लेकिन हर स्थान पर हर चीज़ अपने स्थान पर ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रकार। चित्र बनाएगा, वो भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। इंजीनियर, सर्वेक्षण अधिकारी। इंजीनियर जैसे मकान का नक्शा बनाता है, तो वो भी एक स्थान का ध्यान रखकर ही बनाता है। सर्वेक्षण अधिकारी सर्वेक्षण करेंगे तो वो भी अपने क्रम से ही करेंगे, स्थान के सापेक्ष करेंगे। कार्टूनिस्ट, कार्टून बनाने वाले कैसे भी कार्टून बना दें, मोटू पतलू बना दें, छोटू बड्डू बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन उसकी आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, सारी चीज़ें अपने स्थान पर ही रहेंगी। अभियंता और नाविक। नाविक भी जो होता है वो भी स्थान का विशेष ध्यान रखता है। यदि स्थान का ध्यान ना रखे, मतलब दृश्य उसकी जो संचार क्षमता है वो ना हो, प्रत्यक्षीकरण क्षमता ना हो, तो नाव ही डूब जाए। ठीक है, तो इसमें भी स्थानिक बुद्धि होती है। आई होप आपको स्थानिक बुद्धि समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, और इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तार्किक या गणितीय बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस या मैथमेटिक इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो जिनकी मानसिक क्रियाएं तेज होती हैं, तर्क वितर्क की क्षमता अधिक होती है। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जिन व्यक्तियों में तर्क वितर्क की क्षमता अत्यधिक होती है, उनके पास में हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के अनुसार कौन सी बुद्धि सबसे अधिक विकसित होती है, तो वो आपकी तार्किक या गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपके गणितज्ञ आ जाएंगे, वैज्ञानिक, इंजीनियर और वकील। अब आपने वकील यहाँ पर देख लिया, वकील यही आपके शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत भी आते हैं, मतलब आपको शब्दों में भी लपेट सकते हैं और तर्क वितर्क भी अपना बहुत अच्छे से वकालत में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस कारण से ये दोनों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति एक ही श्रेणी की बुद्धि में आए, उनके पास दो बुद्धियां भी हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट है शारीरिक गतिज बुद्धि, मतलब शारीरिक से मतलब है आपका बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंसी, मतलब शरीर का सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रयोग कर ले जो, उसके पास में शारीरिक बुद्धि, जैसे नित्यांगनाएं होती हैं। ठीक है, खिलाड़ी हो गए, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी पर कंट्रोल इनका होता है, जैसा चाहे वैसा ये कर सकते हैं। शल्य चिकित्सक भी इनका बॉडी पर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जो शल्य चिकित्सक हैं वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। स्थानिक बुद्धि के साथ साथ शल्य चिकित्सक शारीरिक बुद्धि में भी आते हैं। तैराक, जब इनको तैराकी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और शरीर का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, इस कारण इस शारीरिक बुद्धि में आते। मुक्केबाज, ठीक है, एरोप्लेन के पायलट। ठीक है, याद रखना यहाँ बस का चालक और धावक, इनके पास शारीरिक गतिक बुद्धि अच्छी होती है, तभी ये सारी कार्य कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतः वैयक्तिक बुद्धि और अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। इनसे तो हर बार क्वेश्चन बना था पिछली बार। तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि की बात करते हैं, यहाँ दिया है अन्य बुद्धि। क्या दिया है? अन्य बुद्धि। तो आपको हिंदी में कुछ भी दे दें, आपको इंग्लिश नाम इन दोनों के याद रखने हैं। यदि आप इंग्लिश नाम याद नहीं रखते तो हमेशा इसका आंसर गलत करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंत वैयक्तिक बुद्धि अर्थात इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी अर्थात इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के, जैसे हम हैं तो हम दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को पहचान जाएं, उनके स्वभाव, उनके अभिप्रेरकों को जानना और उनके अनुरूप अनुक्रिया करना इसके अंतर्गत आता है। सीधी बात, आपको यहाँ कुछ याद नहीं रखना, केवल इतना याद रखना, जहाँ भी आपको दूसरे व्यक्तियों की बात की जाए कि उनके स्वभाव को पहचानना, दूसरे व्यक्तियों को मनोभावों को जान जाना, ये किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, तो दूसरे की बात करता है तो अंतवैयक्तिक अर्थात इंटरपर्सनल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पंडित आ जाते हैं। पंडित दूसरे व्यक्ति की बातों को या उनके स्वभाव को समझ लेते हैं। राजनेता भी समझ जाते हैं कि ये किसको वोट देगा। चिकित्सक, ठीक है, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ पर, धर्मगुरु,
विक्रय अधिकारी, जो बेचने वाले अधिकारी, वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं दूसरों के विचारों को, भावों को। शिक्षक भी समझ जाता है कि उसके बच्चे को क्या ज़रूरत है, बालक को किसकी शिक्षा चाहिए, कहाँ पर कमी है। सेल्समैन, बीमा एजेंट, दुकानदार, ये सारे आपके अंतर्वैयक्तिक अर्थात इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी में आते हैं। और दूसरों के मनोभावों को समझ लेना ही अंतःवैयक्तिक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी है। इसके विपरीत होता है अंतरावैयक्तिक अर्थात आत्मन बुद्धि, सेल्फ इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब अपने स्वयं के बारे में समझ लेना ही क्या कहलाता है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। मतलब स्वयं की कहाँ पर कमी है, कहाँ मतलब अच्छाई है, ये सारी चीज़ें, अपने स्वयं की क्या क्षमता है, क्या बुद्धि है, ये सारी चीज़ें अंतरावैयक्तिक के अंतर्गत आती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, इससे आपका क्वेश्चन आना ही है। 100% आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्वयं की क्षमताओं, कमियों, इच्छाओं को, और स्वयं के बारे में कौन जान जाता है, तो योगी, संत, महात्मा, ठीक है। शिक्षक भी यहाँ जान लेता है पढ़ाते पढ़ाते कि उसमें कहाँ कमी है, वो मैथ में कमज़ोर है या कहाँ पर, तो शिक्षक भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, शिक्षक आपका हर जगह देखने को मिला। आपने देखा होगा शिक्षक के बारे में कि शिक्षक अंतरा में भी है, अंतः में भी है, और आपके भाषाई बुद्धि में भी है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि केवल एक ही प्रकार की बुद्धि में एक व्यक्ति होगा, इसके पास अन्य बुद्धि भी हो सकती हैं विकसित, ठीक है। तो अंतरा मतलब स्वयं, अंतः मतलब दूसरे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। बिल्कुल स्पष्ट है नाम से कि वह बुद्धि जिसमें लय, ताल, स्वर, यति, गति, अवरोह, आरोह का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, वो संगीतात्मक बुद्धि में आते हैं। जैसे संगीतकार में जैसे हमने लता मंगेशकर कह दिया, नेहा कक्कड़ कह दें, ये सारे आपके रानू मंडल हो गई, मतलब जो संगीत अच्छे से कर सकते हैं, वो संगीतात्मक। वाद्य यंत्र बजाने वाले, ठीक है, ये भी संगीतात्मक बुद्धि इनकी अधिक विकसित होती है। इनको इसके प्रति अच्छा वातावरण मिला, इस कारण से यहाँ पर चले गए, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक। अन्य बुद्धियाँ दब जाती हैं, जिसके प्रति वातावरण अच्छा होता है वह विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब अपनी प्रकृति, नेचुरल इंटेलिजेंसी, मतलब प्रकृति के बारे में जानना, उसको पहचानना, उसका सर्वेक्षण करना, ये सारी चीज़ें। और ये कौन करता है, तो प्रकृति के बारे में एक जीव वैज्ञानिक, ठीक है, एक वनस्पति वैज्ञानिक पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा प्रकृति से, जीव वैज्ञानिक जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा प्रकृति से, और पर्यटक मतलब जो घूमने वाले होते हैं, शिकारी, शिकार करने वालों को इसका ज्ञान अधिक होता है। किसान को प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, क्योंकि इनको जो है यहीं का वातावरण सबसे अच्छा मिला और यही बुद्धि इनकी सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट इनकी मतलब 9वीं नंबर की बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि। मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जान लेना। अस्तित्व मतलब जिसका केवल अस्तित्व होता है, जैसे हमारे दिमाग में कभी कभी हमें इस तरह से लगता है कि कोई है, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई होता नहीं है, तो यही होती है अस्तित्ववादी बुद्धि। और जब हम इस अस्तित्ववादी बुद्धि मतलब जो संसार में रहस्य छिपे हैं, मान के चलिए कोई जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता है या कुछ भी है, तो ये छिपे थे रहस्य, ठीक है, लेकिन जब हमने इन्हें खोजा तो इनकी हमें वास्तविकता का पता चला कि आखिर हड़प्पा सभ्यता है क्या, ठीक है। तो यही होती है कि संसार में छिपे रहस्यों को जानकर और उनकी वास्तविकता के बारे में पता लगाना। और ये पता लगाते कौन है, तो जो दार्शनिक होते हैं, जैसे अरस्तु हो गए हमारे, ठीक है, इसी तरह से। और चिंतक मतलब जो हमेशा इसी तरह की खोजों में लगे रहते हैं, ज्योतिषी, खोजकर्ता, वैज्ञानिक भी यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब संसार के छिपे रहस्य को जान करके और उसकी वास्तविकता का पता लगाना इसके अंतर्गत। एक हम आपको बताया कि 10 योग्यताएं होती, तो एक 10वीं प्रकार की बुद्धि होती है जो आपकी, वो आध्यात्मिक बुद्धि कहलाती है। वैसे आपको उसको पढ़ना नहीं है, फिर भी याद रख लेना यदि क्वेश्चन बनता है। तो आध्यात्मिक बुद्धि जो होती है अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचती है, भूत प्रेत क्या होते हैं, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना। नेक्स्ट इनके सिद्धांत की आलोचना पूछ लेते हैं कि इनके सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। तो आलोचना ये है कि यह सिद्धांत बहुत ही बड़ा है और इसका मापन अभी तक संभव नहीं हो पाया है, ये इनकी प्रमुख आलोचना मानी जाती है। तो आई होप आपको हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि स्वयं के विचारों, मनोभावों आदि को समझ लेना हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि होगी। स्वयं के क्षमताओं, कमियों आदि को, मनोभावों को समझ लेने
की क्षमता जो है व्यक्ति के पास में है, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। ऑप्शन है आपके पास में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी, लॉजिकल इंटेलिजेंसी और एक बता दें आपको म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। आप कमेंट्स में इसका कमेंट्स जरूर करें और यदि सेशन पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट्स में व्यक्त जरूर करना। थैंक यू।